हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है +2 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि भी क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है और भारतीय समाज में क्षेत्रवाद के जो उत्तरदायी जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, और भारत में जो क्षेत्रीय भावनाओं पर आधारित जो आंदोलन हुए हैं, जैसे खालिस्तान की मांग है, बोडोलैंड का है, या जो कई बार हम ये देखते हैं कि वो आंदोलन इतने उग्र हुए हैं जिससे अपने देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को भी खतरा महसूस होने लगा था, तो उस समय अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उठाए गए जो कदम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उससे क्या अभिप्राय है। देखो, जो भारतीय समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ एक समाज है। इस समाज में बहुत से धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, बहुत से भाषाएं हैं, बहुत सी जातियों के लोग हैं और उनके अलग अलग अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। यानी कि एक विविधताओं वाला देश है ये। इसके अंदर इतनी ज़्यादा आपको रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, उनके जीवन के तौर तरीके, उनकी जो पूजा पद्धति है उसमें इतना आपको एक विविधताओं वाला समाज देखने को मिलता है। वो विविधताएं, वो समाज जो है वो तभी कायम रह सकता है जब हम उन विविधताओं का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तभी एक अपने देश के अंदर जो है वो इंटरनल जो इंटीग्रेशंस है, जो आंतरिक जो एकता है वो बनी रहेगी जब हम उन अलग जो विविधताएं हैं या उनके रीति रिवाज और परंपराएं हैं, उनके अपने धार्मिक विश्वास है, जब हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, तब वो विविधताओं वाला समाज जो है उसके अंदर अच्छी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर कोऑर्डिनेशंस बना रहता है, एक कोऑपरेट की भावना बढ़ती है और देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता भी बनी रहती है। जैसे जनरल टीड ने कहा है कि भारत जो है एक देश नहीं बल्कि एक महादेश है जिसमें इतनी ज़्यादा रीति रिवाज और परंपराओं के मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब वो क्षेत्रीय आकांक्षाएं उग्र रूप धारण कर लेती हैं, अपने जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन हितों में उनमें जब टकराव उत्पन्न हो जाता है, विभिन्न वर्गों और समुदायों के अंदर जो टकराव उत्पन्न हो जाता है और वो आकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वो उग्र रूप धारण कर लेती हैं, तो उससे राष्ट्र की एकता अखंडता को भी खतरा महसूस होता है। यानी कि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है फिर उस अवस्था में, उस माहौल में, जब वो आकांक्षाएं अपने हितों को लेकर के उग्र हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की मांग उठी थी, यानी कि एक अलग राष्ट्र की मांग उठी थी, तो वहाँ पर उन्होंने ये डिमांड की थी आनंदपुर शाही प्रस्ताव में कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमारे आंतरिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे, यानी कि वो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उन संबंधों के आधार पर जो हमारा संघात्मक ढांचा है उस संघात्मक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की गई थी कि भी सेंटर जो है वो स्टेट के मामलों में कम से कम इंटरफेयर करे, कम से कम हस्तक्षेप करे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पंजाब के अंदर जो उग्र माहौल बना था अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर के कि भी सेंटर कम से कम हस्तक्षेप करे, जैसे उनके पास रक्षा का, वित्त का, संचार का ये और विदेश का उनके पास मैटर हो और जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे हम स्टेट के पास हों, तो केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर के भी यहाँ टकराव उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार असम के अंदर हम देखते हैं जो बोडोलैंड की डिमांड की जाती है, जो बोडो समुदाय है उसके द्वारा, या कई बार हम देखते हैं कि जो मतलब अपने एक प्रकार से जो डेवलपमेंट का जो अनबैलेंस जो सिस्टम है, यानी कि जो असंतुलित जो विकास है, उस असंतुलित विकास को लेकर के भी कई बार लोगों के मन में ये भावनाएं उत्पन्न हो जाती है कि भाई विकास के मामलों में हमारे साथ भेदभाव किया गया है, या हम पिछड़ापन है एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, ट्रांसपोर्ट को लेकर के, कम्युनिकेशंस को लेकर के,
पिछड़ापन है, और जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं उनके एवज में हमारे इतना जो है विकास नहीं हो पाता है। तो वो क्या है, वो भावना भी कई बार लोगों के मन में एक मतलब अलग एक सेपरेट स्टेट की जो है वो डिमांड बढ़ने लग जाती है। तो ये है अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाएं। लेकिन उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कि भी क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है, यानी क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय। देखो, जहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, वो जो भूमि का टुकड़ा है, वो भूमि का टुकड़ा ही नहीं, मात्र हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और वो भावनाएं, वो हमारी सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, हमारे जो आर्थिक जो सिस्टम है, व्यवस्था जो है, वो देखने में जमीन का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं। और जब उन भावनाओं को हम अपने प्राथमिकता देकर के, उनको प्रायोरिटी देकर के, उनको आगे रख करके और एक हम अलग अस्तित्व की मांग करने लग जाते हैं, यानी ये कि प्रत्येक जो राष्ट्र है या जो स्टेट है, राज्य जो है, या एक अलग अस्तित्व की मांग करने लग जाते हैं, तो वो कहलाती है क्षेत्रवाद। वो कहलाता है फिर आपका क्षेत्रीयवाद। जब हम अलग या पृथक या एक अलग अस्तित्व की डिमांड करने लग जाते हैं, मांग करने लग जाते हैं, वो मांग हमारी उग्र हो जाती है, वो कहलाता है क्षेत्रवाद। अब हम देखेंगे कि क्षेत्रवाद के जो उत्तरदायी कारक हैं वो कौन कौन से हैं। जो उत्तरदायी कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रवाद को लेकर के जो भी अपने उत्तरदायी कारक हैं, जो क्षेत्रवाद, जो भावनाएं लोगों के अंदर जन्म ले लेती हैं या वो एक अलग अस्तित्व की मांग करने लग जाते हैं, तो वो कारण कौन कौन से हैं, वो उन कारणों को हम एक एक करके देखेंगे, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण है भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, इसमें क्या, देखो, आपको पता है कि लगभग 200 वर्षों तक भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन रहा है, और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंसी जो कायम की थी, आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में कि विशाल प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो उन्होंने उन प्रेसिडेंसियों का निर्माण किया, जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, या बंगाल प्रेसिडेंसी है, या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो है आपका। तो ये जो बड़े बड़े जो विशाल प्रांत बनाए थे अंग्रेजों के ज़माने में, विशाल प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जैसे आप मुंबई प्रेसिडेंसी का ही उदाहरण लें, तो वर्तमान जो आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र स्टेट है, कर्नाटक है, इनको मिलाकर के और एक प्रेसिडेंसी का निर्माण किया था। और उस प्रेसिडेंसी के अंदर जो है एक जो स्टेट लेवल के ऊपर गवर्नर का पद निर्धारित होता था। तो अंग्रेजों ने जो ये स्टेट बनाए, ये प्रेसिडेंसी बनाई थी, तो उन्होंने उसका जो आधार था, वो आधार न तो जाति को आधार किया उन्होंने, न उनकी जो धार्मिक भावनाएं थी उनको आधार माना, न उनके रीति रिवाज और जो परंपराएं थी उनकी, जैसे उनका खान पान, रहन सहन, पहनावा, जीवन के तौर तरीके, या जो उनकी जो धार्मिक विश्वास है, उनके जो भावनाएं हैं, जो पूजा पद्धति हैं, उस कोई आधार नहीं माना उन्होंने। अपने जो एक निश्चित भूभाग पर जो लोग रहते हैं, उनके अंदर जो एकता कायम होती है, उसमें संस्कृति का काफ़ी योगदान होता है। जैसे उनकी एक समान भाषा हो, एक समान रीति रिवाज और परंपराएं हों, उनके एक समान जैसे उनके अपने सामाजिक संबंध हों या सामाजिक मूल्य हों, यदि उनमें समानता होगी तो उन समानता की वजह से लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना बढ़ती है। और यदि उनकी अलग कल्चर हो, अलग भाषा हो, अलग उनके पास रीति रिवाज, अपनी परंपराएं हों, तो उनके अंदर वो भावनाएं विकसित नहीं हो पाती। जैसे आपने जो ये कस्तूनतूनिया की जो संधि है, जिससे जो तुर्की जो साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि उसमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं, उनके मानने वाले लोग थे, उनके धार्मिक विश्वास अलग थे। तो देखो, तुर्की जो बड़ा विशाल साम्राज्य था, उस समान कल्चर की वजह से न होने की वजह से वो बिखर गया।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों के अंदर यूनिटी की भावना कब बढ़ती है, जब उनके अंदर एक समान जो है कल्चर हो, उनकी अपनी भाषा हो, उनके अपने रीति रिवाज हो, उनकी अपनी परंपराएं हो, तो लोगों के अंदर एक यूनिटी कायम होती है। और उनका अपना एक भूगोल हो जहाँ पर वो रहते हैं, उनका जोग्राफिकल जो एरिया है, भूगोल भी किसी राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी योगदान देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में उनके रीति रिवाज, परंपराएं, उनकी भाषा ये आधार नहीं माना था, बल्कि अपनी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उन्होंने इतने बड़े विशाल प्रांत बना दिए। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यदि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद हम देखते हैं तो भाषा को लेकर के एक ये प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया था कि भाई राज्य का जो आधार है वो भाषा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में अपनी कांग्रेस पार्टी या अंतरिम जो गवर्नमेंट थी उसने भाषा के आधार पर अलग स्टेट बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में पोटी श्री रामलू के नेतृत्व में जो एक बड़ा उग्र आंदोलन हुआ था गैर हिंदी भाषा को लेकर के, एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हुआ और 55वें दिन भूख हड़ताल पर जब उसकी डेथ हो गई तो वो और आंदोलन ज़्यादा उग्र हो गया और फिर भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला स्टेट है 1953 के अंदर वो बना तेलुगु भाषा को लेकर के आंध्र प्रदेश। फिर अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसने एक लैंग्वेज कमीशन जो है उसकी स्थापना की फैजल अली के नेतृत्व में, और उसने ये माना कि भी भाषा जो है वो आधार होना चाहिए किसी भी स्टेट का। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भूगोल और सांस्कृतिक जो मतलब यूनिटी है वो काफ़ी अहम योगदान करती है। और यदि उनकी रीति रिवाज और परंपराओं में भिन्नता होती है तो वो लोग फिर क्या करते हैं, अपने रीति रिवाज और परंपराएं, अपनी भाषा या अपने भूगोल को लेकर के, अपने उस भूभाग को लेकर के एक अलग जो है स्टेट की डिमांड करने लग जाते हैं। तो दूसरा कारण है हमारा, दूसरा कारण है आर्थिक असंतुलन। आर्थिक असंतुलन यानी कि जो डेवलपमेंट है यदि वो अनबैलेंस होता है। अनबैलेंस मतलब क्या है कि जहाँ मतलब विकास के मामलों में किसी क्षेत्र से या किसी स्टेट से या किसी और कोई क्षेत्र है उससे यदि कोई भेदभाव किया जाता है, या आप ये भेदभाव ना माने तो भी आप ये कह सकते हैं कि यदि मतलब जहाँ एक प्रकार से रोजगार अच्छे होंगे, लोगों के पास उसकी आमदनी बढ़ेगी, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होगा, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा होगा, वहाँ व्यापार जो है वो फले फूलेगा। तो व्यापार फले फूलेगा, अच्छा लोगों के पास इनकम होगी, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ी सी हाई होगी, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक पीसफुल एनवायरनमेंट कायम हो जाता है। यानी कि लोग, बिजनेस है उनका, कृषि कार्य है, उद्योग धंधे पनप रहे हैं, तो वो क्या है, वो लोग बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, क्योंकि उनको एक प्रकार से अपनी लाइफ से मतलब क्या होता है कि एक मतलब काफ़ी संतोष मिलता है। और यदि विकास मतलब वहाँ क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है उसके मामले में वो काफ़ी पिछड़ा है, या लोगों के पास रोजगार नहीं है, उनके पास कार्य नहीं है, उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी लो है, तो या वहाँ व्यापार अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर आउटपुट कम है, तो वहाँ क्या होगा कि लोग जो है उनके मन में एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि भाई हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और उसी भावना से वो एक अलग सेपरेट जो स्टेट है उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। जहाँ लोग बिजी होंगे पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि उन लोगों की आमदनी, जॉब क्रिएट होंगी वहाँ, तो पीसफुल एनवायरनमेंट होगा। यदि भेदभाव होगा या डेवलपमेंट के मामले में वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की भावनाएं घिर कर जाती है लोगों के अंदर, एक मतलब असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। और उसी असंतोष की जो भावना है वो भावना उन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जन्म देती है। जैसे आपने अपने जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के अंदर आपने देखा जो नक्सलवादी जो आंदोलन है वो इसी भावना से प्रेरित है कि भी हमारे साथ भेदभाव किया गया है क्षेत्रीय जो विकास के मामले हैं इनके बारे में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रवाद के जो उत्तरदायी कारक है उसमें आर्थिक जो असंतुलन है, उस आर्थिक असंतुलन में लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की भावना है, बेरोजगार हैं लोग, तो गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असंतुलन, ये लोगों के मन में
एक असंतोष का भाव उत्पन्न कर देती है, और वो असंतोष का भाव जो है कई बार क्या होता है, उग्र रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार नंबर 3 हम देखते हैं कि इसके उत्तरदायी जो कारक हैं, उन उत्तरदायी कारकों में जो नंबर 3 है आपका कारक, वो है जातिवाद। यानी कि जैसे कई बार क्या होता है, किसी क्षेत्र में यदि कोई भी कास्ट है, मान लो वो डोमिनेंट है, वो उसकी प्रधानता है, वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसका वर्चस्व है, तो वो क्या होता है कि वो उनके अंदर क्षेत्रीय भावनाएं काफ़ी उग्र हो जाती हैं। जैसे इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है आपके सामने, जो असम के अंदर जो बोडोलैंड की जो मांग की जा रही है, जो बोडो कम्युनिटी है, जो बोडो समुदाय जो है, जो अपने ही जाति के हितों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिस क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष जो है वो डोमिनेंट है, उसका वर्चस्व है, उसका दबदबा है, एकाधिकार है, तो इस प्रकार की जो क्षेत्रीय भावनाएं हैं वो काफ़ी उग्र रूप धारण कर लेती हैं। जैसे असम के अंदर जो बोडोलैंड है या बोडोलैंड है, उसकी मांग जो है वो इसी मांग के ऊपर आधारित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातिवाद भी जो है वो क्षेत्रवाद के उत्तरदायी कारकों में प्रमुख है। नंबर 4 क्या है, जो केंद्रीय सेवाएं हैं, केंद्रीय सेवाएं, या हम ये कह सकते हैं कि जो उसका लाभ है, यानी कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार जो पॉलिसीज और प्रोग्राम लेकर के आती है, तो उन पॉलिसीज और प्रोग्राम में किसी क्षेत्र विशेष को यदि उसका समुचित स्थान नहीं मिल पाता है, रोजगार के मामलों में, नौकरी पेशों के मामले में, या जैसे कई बार वो समन्वित विकास परियोजनाएं लेकर के आती हैं, उन परियोजनाओं में यदि उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम ये देखते हैं कि जो समन्वित विकास परियोजनाएं हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बिजली और पानी को लेकर के जो प्रत्येक राज्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हित चाहता है, उनके हितों में कई बार टकराव हो जाता है। या जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, उसके ऊपर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और हिमाचल के बीच जो है वो डिस्प्यूट कायम हो जाता है कि भी हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, या नेचुरल जो पानी का जो प्रवाह है वो उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, ये हमारे क्षेत्र में है। तो इस प्रकार मतलब क्या है कि जो क्षेत्रीय जो आक्सन, ये जो समन्वित विकास सेवाएं या रोजगार के मामलों में, या कोई इंडस्ट्री वगैरह है कि भाई यहाँ एग्रीकल्चर के मामले में इस प्रकार का जो है हमारे साथ ये इस प्रकार की योजनाएं हमें मिलनी चाहिए, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाई, या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सरकार कई बार किसी उस स्टेट को न दे करके, या कई बार स्टेट जो है वो एक अपना एक स्पेशल स्टेट का जो है वो उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो केंद्रीय सेवाएं या जो समन्वित विकास परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं का यदि इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, या जो वितरण है उसका, या उसका जो बंटवारा है, या केंद्रीय सेवाएं वगैरह है, या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसको न मिल पाना, तो ये भावनाएं भी उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में एक शंका पैदा करती है, और वो फिर आगे बढ़ावा देती है इन चीज़ों को। नंबर 5 क्या है, जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल, रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी यानी जो क्षेत्रीय दल है, ये भी कई क्या होता है कि वो अपने क्षेत्र विशेष के जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, और जब वो अपने क्षेत्र विशेष के मुद्दों को हाईलाइट करते हैं, अपने ही क्षेत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, और तो उससे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उन क्षेत्रीय भावनाओं के कारण वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको समर्थन देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो क्षेत्रीय जो दल हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी स्थानीय जो लोग हैं उनकी भावनाओं को भड़काते हैं, या उनकी भावनाओं को उनको हाईलाइट करते हैं, ताकि उनका मकसद होता है अपने पावर में आना, उस सत्ता को हथियाना। कई बार जो राजनीतिक महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं, जो एक प्रकार से वो हम ये कह सकते हैं कि शॉर्टकट रास्ते से वो उस
जो राजनीतिक जो पद हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनकी राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा, अपने क्षेत्रीय हितों को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना है, ये मराठी मानुस जो है, मराठी मानुस उसका ज़्यादा जो है ये मतलब उनको प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है और उत्तर भारत के लोगों को ये शिकार बनाती है। जैसे आपने देखा हो ना, छठ पूजा पर वो बिहारियों को टारगेट करते हैं या नॉर्थ जो इंडिया के लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। उनका ऐसा मानना, भावना भड़काते हैं कि भाई बाहर के लोगों ने आकर के हमारे जो संसाधन हैं, जो जॉब वगैरह हैं, उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार असम स्टेट के अंदर जो आपका चला था असम गण परिषद, जो आसू एक संगठन था, जो हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन था आसू, और उसने इन्हीं भावनाओं को भड़काया कि भी जो बाहर के जो लोग हैं इन लोगों ने आकर के हमारे इन संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। तो इस प्रकार क्या होता है, कई बार रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्षेत्रीय भावनाओं को ज़्यादा बढ़ाती हैं। वो भी मतलब हम कह सकते हैं कि अलग एक सेपरेट उसकी अलग मांग करने लग जाते हैं, जिससे कि देश की एकता अखंडता जो है उसको खतरा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद है आपका जो अंतर्राज्यीय जो विवाद है, अंतर्राज्यीय विवाद। इस अंतर्राज्यीय विवाद में नंबर 6 है आपका अंतर्राज्यीय विवाद। यानी कि अंतर्राज्यीय विवाद जैसे कई बार 2 या 2 से अधिक स्टेटों के बीच संसाधनों को लेकर के, जैसे वाटर है, वाटर रिसोर्सेज है, पानी है, नहरें हैं, नदियां हैं, या बाउंड्री है, सीमा को लेकर के है, या कोई क्षेत्र विशेष जैसे हरियाणा और पंजाब को लेकर के चंडीगढ़ का जो मसला है उसके बीच जो है विवाद है, या इसी प्रकार SYL जो सतलुज यमुना लिंक जो नहर है उसको लेकर के भी अंतर्राज्यीय विवाद उत्पन्न हो जाते हैं कि भाई हरियाणा को भी उसकी जो जितना धरातल उसके हिस्से में है तो उतना क्यूसेक पानी जो है मात्रा में उसको मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार विभिन्न स्टेटों के अंदर अंतर्राज्यीय विवाद हैं, जैसे कावेरी जल विवाद को लेकर के जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो विवाद है कावेरी नदी को लेकर के। तो इस प्रकार जो अंतर्राज्यीय विवाद हैं वो भी इन भावनाओं को ज़्यादा भड़काते हैं। इसी प्रकार है नंबर 7 धार्मिक कारण। धार्मिक कारण, इन धार्मिक कारणों में धार्मिक मतलब क्या है कि अपनी धर्म पर आधारित जो भावनाएं हैं उनको हाईलाइट करना। जैसे पंजाब के अंदर जो खालिस्तान मतलब ये एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र स्थान। खालसा मतलब होता है पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान यानी कि जो सिख जो कम्युनिटी है, सिख जो समुदाय है, या जो सिख धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनके अंदर जो हम इस आगे चर्चा करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कि कैसे जो संत भिंडरावाला जो था उसने कैसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को उग्र करके उन भावनाओं को भड़का करके उसने एक अलग खालिस्तान की मांग रखी कि भाई जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों के लिए जब अलग देश पाकिस्तान बन सकता है तो सिख धर्म के मानने वाले लोगों के लिए अलग खालिस्तान की मांग क्यों नहीं। तो 1980 का जो दौर है विशेषकर पंजाब के अंदर जिसमें क्षेत्रीय भावनाएं इतनी उग्र हो गई थी कि फिर अपनी मिलिट्री ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके और उसको कंट्रोल किया गया था। वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। तो धार्मिक कारण जो हैं वो भी क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काते हैं। इसी प्रकार नंबर 8 आप लिख सकते हैं जो उत्तर दक्षिण विवाद है। उत्तर दक्षिण विवाद यानी कि जो साउथ इंडिया के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि भाई विशेषकर हम देखते हैं ये भावनाएं हो जाती है आज तक अपने यदि हम देखते हैं तो विशेषकर जितने भी सबसे ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर दिए हैं वो उत्तर भारत ने दिए हैं। यानी कि HD देवगौड़ा या इसको एक आध को हम छोड़ दें तो बाकी या PV नरसिम्हा राव ये साउथ इंडिया से थे। तो ये मतलब जितने भी ज़्यादा प्रधानमंत्री जो बने हैं वो नॉर्थ इंडिया से आए हैं, नॉर्थ इंडिया से वो बिलोंग करते हैं। तो जो उत्तर दक्षिण विवाद है उसमें ये
विवाद बन जाता है कि भाई जो प्रधानमंत्री या उनके जो कार्यकाल या उनका जो बड़ा प्रोजेक्ट है उस मामले में वो दक्षिण भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं। तो ये उत्तर दक्षिण विवाद है, वो भी हम इसमें ये कारण देख सकते हैं। तो ये थे भाई आपके जो क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं या क्षेत्रवाद जो है उसके उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रवाद के रूप कौन कौन से हैं। एक तो है अलगाव क्षेत्र। अलगाव का मतलब क्या होता है कि वो जब एक सेपरेट स्टेट की या अपने सेपरेट क्षेत्र की डिमांड करने लग जाता है, यानी अलग होने की मांग। जैसे खालिस्तान की मांग क्या थी, वो अलगाववादी प्रवृत्ति थी कि भी हम एक अलग से एक स्टेट चाहते हैं या अलग से अपना एक देश चाहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है एक रक्षक क्षेत्रवाद। रक्षक क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है कि वो उस देश के अंदर ही एक ऑटोनॉमी की बात करता है, एक स्वायत्तता की बात करता है, वो रक्षक क्षेत्रवाद कहलाता है। यानी कि वो अलग तो नहीं होना चाहता उस स्टेट से, लेकिन वो अपने क्षेत्र विशेष को ज्यादा महत्व दे करके और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहता है, ज्यादा स्वायत्तता चाहता है, वो कहलाता है आपका रक्षक क्षेत्रवाद। और अलगाव जो क्षेत्रवाद है वो उस एक सेपरेट स्टेट की मांग करता है, एक अलग स्टेट की मांग करता है। वो उस जिससे क्या होता है, जिससे अपने देश की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है उसको खतरा महसूस होता है। तो ये थे भी क्षेत्रवाद के रूप। और कल हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, कैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी और कुलदीप सिंह बरार जो उस समय जनरल थे, कैसे उन्होंने इसको कंट्रोल किया, या उसके हम ये कह सकते हैं कि खालिस्तान की मांग के पीछे कारण क्या था, उसके अंदर कौन कौन से राजनीतिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, संत भिंडरावाला कौन था, कैसे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और कैसे फिर वो कांग्रेस के लिए भी सिरदर्द बन गया था। तो उसके बारे में हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। धन्यवाद।